नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जो पूरी तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और संभावित प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न तैयार किए गए मॉडरेट प्रश्न हैं, काफ़ी जो पिछले बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो ये मॉडल पेपर में हम 30 प्रश्न, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर प्रत्येक आपका जो सेट होता है एकदम सारे नए प्रश्न होते हैं। और इसके पहले आप जानते ही हैं कि 22 जो है प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र केवल पर्यावरण अध्ययन के कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग बाल विकास के भी 20+ अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर की लिंक एक बना दी गई है। एक ही लिंक पर, एक ही प्लेलिस्ट पर सारे प्रैक्टिस पेपर आपके अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो चलिए देर न करते हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे अपना अपना स्कोर, अपना अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि हर साल खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला शीर्षक कौन सा? फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, आपका विंबलडन की बात करेंगे या ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें। तो हर साल खेले जाने वाला 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला शीर्षक जो आता है वह आता है फ्रेंच ओपन का। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी शिक्षक बंधुओं का कमेंट का फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान करते हैं, वेलकम, स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कितनी बार ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जीती है? 5 बार, 1 बार, 4 बार, 2 बार, सभी कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक जो है ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप की बात करें, अभी तक दोस्तों 5 बार जीत चुकी है। जी हाँ, 21वें विश्व कप टूर्नामेंट के 8 विभिन्न राष्ट्रीय टीमों द्वारा जीता गया यह ब्राज़ील 5 बार जीता है और वे हर टूर्नामेंट में खेला है। इसके लिए एक ही टीम है, वह है ब्राज़ील। 4 खिताब प्रत्येक के साथ इटली, जर्मनी 2 खिताब प्रत्येक के साथ अर्जेंटीना और उरुग्वे, और इंग्लैंड और फ्रांस 2 बार, और स्पेन 1 खिताब के साथ प्रत्येक की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है। गोल्डन बिल्ली की बात करेंगे, चीता की बात करेंगे, बूली भेड़िया की बात करेंगे, गैंडा राहिनोसारस की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सिलेक्शन पाना, एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ, टीटी एग्जाम को क्रैक करना है। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है और हम हमेशा आउट ऑफ 150 में से बोलते हैं 125+ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीट एग्जाम का कट ऑफ सभी लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है वह आपका कहलाएगा एशियाई चीता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, आज सिर्फ ईरान में पाए जाने वाला एशियाई चीता विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। यह ईरान के विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में बाकी बचे उपयुक्त निवास स्थान पर रहता है। एशियाई चीते संकटग्रस्त पशुओं की IUCN लाल सूची में अर्थात रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजाति के तहत यह रखा गया है। भारत में काफ़ी समय से चीता या चीतों की मौजूदगी रही है, लेकिन शिकार और अन्य कारणों की वजह से 1940 के दशक के बाद ये देश में समाप्त हो गए थे और बीते 100 वर्षों में भारत से विलुप्त होने वाले पशुओं में चीता एक ही मात्र पशु है। ये भी आपको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्न में से किस स्थान पर उत्पादित होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर। जी हाँ, सभी को पता होगा नर्मदा नदी, अमरकंटक। अगर अमरकंटक का मैंने नाम ले लिया था, अगर आप जबलपुर के धरती से हैं तो आप पहचान गए होंगे, जान गए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे कि मध्य प्रदेश से संगमरमर किस स्थान पर उत्पादित होता है। हम बात करेंगे जबलपुर। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे 5वें प्रश्न की। विलुप्त जीवों का अध्ययन कहलाता है? हेपोटोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप
आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? यह कहलाता है पेलियोंटोलॉजी की बात करेंगे। जी हाँ, पेलियोंटोलॉजी अर्थात जीवाश्म विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी सतह के नीचे दफन जीवों के जीवाश्म अर्थात विलुप्त दफन जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इससे जीवाश्मों की आयु का भी निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है एनसीएफ से संबंधित प्रश्न है। एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख शोध शिक्षा बिना बोझ के यह कब अस्तित्व में आया था? तो आप जानते हैं शिक्षा बिना बोझ के ये जो सूत्र है आपके एनसीएफ 2005 का सूत्र है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख शोध की बात कर रहे हैं। क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। तो यह कब अस्तित्व में आया साथियों? 1973, 79, 93, 2009। सभी कमेंट कीजिएगा। 2009 आपके आरटी एक्ट से संबंधित है। 1 अप्रैल 2010 की बात करेंगे, आरटी एक्ट 2000, ठीक है, आरटी एक्ट लागू होने की बात करेंगे। लेकिन एनसीएफ 2005 का जो सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, यह साथियों आपके 1993 के अस्तित्व में आया था। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है। चॉकलेट बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लगती है ना, जब भी चॉकलेट मिलता है बस मन करता है बस इसे खा लिया जाए। ठीक है, मीठा मीठा स्वादिष्ट, इतनी महक स्वादिष्ट मिलती है कि बस मन मचलने लगता है। जैसे इमली का नाम ले लेते हैं तो मुख में पानी आ जाता है। और मुझे पता है 60% लोगों को इमली का नाम लेते ही सुन लिए होंगे पानी आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इसमें आपके अधिक मात्रा में कोबाल्ट, निकेल, जिंक या सीसा पाया जाता है। तो चॉकलेट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे सीसा। जी हाँ, चॉकलेट में उच्च मात्रा में सीसा होता है जो कि ऊतकों में पहुंचकर ऊतकों का क्षय कर देता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो सीसा क्या करता है? ऊतकों में पहुंचकर ऊतकों को क्षय करता है, मतलब इनकी कमी इनको नुकसान पहुंचाता है। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ऑस्ट्रेलिया, एकेसिया, स्माइलेक्स, नीपेंथिस या नेरियम की बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, एनसीईआरटी के बुक पर भी दिया गया होगा। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी के बुक का निचोड़ वाली क्लास नहीं देखी जरूर देखिएगा। तो निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? सभी जानते हैं निपेंथिस की बात करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है क्योंकि देखिए काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न होता है, वो प्रश्न इजली होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रश्न आएगा नहीं, जी हाँ, रिपीट हो सकता है, एक नए अंदाज पर, एक नए ठीक है फेस पर आपका रिपीट क्वेश्चन होते हैं। निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है और सामान्यतः इस प्रकार के पौधे को कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं जो कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वर्मी कल्चर, इंसिनेरेशन की बात करेंगे, भू भराव या दहनता। सभी कमेंट कीजिएगा। कूड़ा जो निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कहलाती है वह भू भराव। जी हाँ, कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि भूमि भरण होती है या भू भराव कहते हैं। भू भराव को ही भूमि भरण कहते हैं। इसमें ठोस तथा हानिकारक अपशिष्टों को भूमि के गहरे नीचे दबा दिया जाता है और इसमें टिप डंप, रबिश डंप अर्थात गार्बेज डंप भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव वृक्क विकार किस प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन। जी हाँ, मानव वृक्क विकार, वृक्क किडनी ये सभी लोग जानते होंगे, संबंधित आपका। तो मानव वृक्क विकार किस प्रदूषण के कारण होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, मानव में इटाई रोग का कारण कैडमियम होता है। कैडमियम मानव के श्वसन, संवहनी तथा उत्सर्जी वृक्क अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, मूत्र का जो उत्सर्जी कहलाता है वह वृक्क अंग है, सभी लोग जानते हैं। कैडमियम सामान्यतः शिपयार्ड तथा विनिर्माण उद्योग से निकलता है। 11वां प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से लंबी पतली प्रकार की कौन सी घास है? हो सकता है आपने प्रश्न पढ़ा ना हो। जी हाँ, अल्फो अल्फा, फोर्ड, बांस, लाइकेन। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है, जब आप इसका आंसर जानेंगे आप बोलेंगे अरे ये तो हमें पता था। ठीक है, पहले से पता था, लेकिन इसका आंसर आप लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? ठीक है, लेकिन आंसर देने के बाद जब हमें, अक्सर ऐसा होता हम देखते हैं कि जब हमें किसी चीज़ का आंसर पता होता है तो अरे यार हमें तो पता था ये। ठीक है, ये हो जाता है। तो अच्छी बात है, पता था तो और अच्छी बात है, पक्का हो जाता है आपका भी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर पक्का हो जाता है। तो लंबी और पतली प्रकार की कौन सी घास जो है ये हमारी बांस। जी हाँ,
बांस सबसे लंबी और पतली घास है। यह 24 घंटे में 1 मीटर अर्थात 3 फीट से अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ, ऐसा घास का नाम बताइए जो 24 घंटे में 1 मीटर या 3 फीट से अधिक बढ़ जाए, वह है बांस। और ये किस कुल का पौधा है? ये पिएसी कुल का सदस्य है, नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर है। विकास सिद्धांत को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया है? लुई पाश्चर, अरस्तु, जॉर्ज मंडन, चार्ल्स डार्विन। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे। मेरे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे सभी टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सभी कमेंट कीजिएगा। विकास सिद्धांत जो होता है किसके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया है। अर्थात चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया अर्थात प्रतिपादित किया गया। जी हाँ, जिसके लिए उन्हें जैव विकास का जनक भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया कि जैव विकास के जनक कौन हैं? चार्ल्स डार्विन महोदय जी हैं, और इनके अनुसार ही जीव निश्चित समय में स्वयं को विकसित करता है। अगर प्रश्न आ गया किसके अनुसार जो है जीव निश्चित समय में स्वयं को विकसित करता है? आपके चार्ल्स डार्विन के अनुसार। अगला प्रश्न है साथियों 13 नंबर प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन फीडबैक आपका चाहिए। ये कौन जो है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा किसी परिस्थितिक तंत्र में एक दिशी जो है प्रवाह दर्शाता है? जी हाँ, इकोसिस्टम में की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में एक दिशी प्रवाह दर्शाता है। वह आपका प्रकाश है, ऊर्जा है, जल है, जैव मात्र या बायोमास है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसी परिस्थितिक तंत्र में जो एक दिशी प्रवाह दर्शाता है वह होती है ऊर्जा, एनर्जी की बात करेंगे। जी हाँ, किसी परिस्थितिक तंत्र में, किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा एक दिशी प्रवाह दर्शाता है। परिस्थितिक तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है और यह आहार पोषण कई स्तरों में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है साथियों, कीटों द्वारा कौन से परागकण जो है परागित किए जाते हैं? चिकना और शुष्क, खुरदरा और चिपचिपा, खुरदरा और शुष्क या लंबे और दिखावटी? सभी कमेंट कीजिए। तो कीटों द्वारा परागकण परागित किए जाते हैं किसके द्वारा? खुरदरा और चिपचिपे की बात करेंगे। जी हाँ, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण खुरदरे तथा चिपचिपे होते हैं, जिसमें वे आसानी से कीटों के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने जायसवाल कोचिंग सेंटर जायसवाल सर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। और हमारा जो टीचर्स फैमिली का फेसबुक पेज भी है जायसवाल कोचिंग सेंटर, तो फेसबुक पेज पर भी आप लोग इस फैमिली को, अपने टीटी फैमिली को फॉलो कर सकते हैं। साथियों 15वां प्रश्न, निकेल धातु में कौन सा रोग है? इताई है, डर्मेटाइटिस है, या लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे, या दमा की बात करेंगे? तो निकेल धातु में कौन सा रोग है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो निकेल धातु में आपके डर्मेटाइटिस की बात करेंगे। जी हाँ, निकेल धातु में एलर्जी होती है जिसे डर्मेटाइटिस कहा जाता है, डर्मेटाइटिस कहा जाता है। जब त्वचा हानिकारक निकलधारी किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो त्वचा में खुजली वाले दाने, फोड़े, फुंसी व छाले पड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। ये ध्यान दीजिएगा, एक एलर्जी के टाइप होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित करता है? कवक, केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी का सभी का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रमान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, प्रत्येक कमेंट आपका फीडबैक सिलेक्शन को सर्वोपरि करता है। जी हाँ, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सभी कमेंट कीजिए, बेहतरीन कमेंट कीजिए। मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट करने से डरते हैं। जी हाँ, डरना नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन पाना है, अपने डर को दूर भगाना है। जी हाँ, कौन सा जीव सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित करता है? क्या वह जीव कवक है, केचुआ है, जीवाणु है, हरे पौधे हैं? देखिए, अक्सर यह होता है कि हमने केचुए का पढ़ा है, यार केचुए हो सकता है। जी हाँ, केचुआ क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। खेत का किसान केचुआ कहलाता है। कौन सा जीव सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन उत्सर्जित करता है? वह है जीवाणु। कैसे होता है? देखिए, जीवाणु सामान्यतः नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में निष्कासित करते हैं, जो अवायवीय अपघटन के फलस्वरूप निकलती है। किसके फलस्वरूप निकलती है? अवायवीय अपघटन के फलस्वरूप। ये आपको नोट कर लेना है।
और बाकी टेलीग्राम पर फ्री में PDF फाइल नोट्स प्राप्त के लिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं सर टेलीग्राम पे हम, ठीक है, हमारे TXT रूप में फाइल होता है, तो वहाँ पे आप लोग TXT रीडर ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से आप लोग फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जायसवाल कोचिंग सेंटर नाम लिखा रहेगा ऊपर ऊपर ग्रुप में टैप करेंगे, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे हमें व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें भी टाइम लगता है ये PDF फाइल बनाने में, आपकी क्लास करने में, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो कॉल देखिए हो सकता है सभी का रिसीव नहीं हो पाता है, व्हाट्सएप भी न कर पाएँ, लेकिन टेलीग्राम पर इसीलिए चीज़ें हम बता दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक ये PDF फाइल तैयार होती है। दोस्तों आपको लगता होगा कितने, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ आज। मेरे को कम से कम 3 से 4 कभी-कभी 5 घंटे लग जाता है एक फाइल, ये PDF फाइल तैयार करने में, ठीक है। क्योंकि विथ हम रिस्पॉन्स लाते हैं, आंसर तो ठीक है, आंसर में डिटेल के साथ लाना बहुत ही बड़ी बात होती है। बस आप लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, प्रश्न की बात करते हैं। किस वृक्ष की छाल से जो है क्विनोन जो है निष्कर्षण किया जाता है? यूकेलिप्टस की बात करेंगे, सिनकोना की बात करेंगे, नीम की बात करेंगे या देवदार सीडर की बात करेंगे? बेहतरीन प्रश्न है, आप जानते हैं सर, आपने कमेंट भी कर दिया है कि किस वृक्ष के छाल से क्विनोन निष्कर्षण किया जाता है? सिनकोना। जी हाँ, सिनकोना प्लांट की बात करेंगे। क्विनोन नामक दवा की बात करेंगे, क्विनोन निष्कर्षण सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। यह रूबिएसी परिवार से संबंधित है। क्विनोन का उपयोग मलेरिया औषधि के निर्माण में उपयोग होता है, यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य किसके द्वारा जो है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है या बनाए रख सकता है? वनों उन्मूलन की बात करेंगे, संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, कीटनाशी और पीकरनाशी के प्रयोग की बात करेंगे या जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो आप जानते हैं कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है? वह साथियों जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य को जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना पड़ेगा। आप शिक्षक बंधु हैं, इसलिए आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर का प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि माता पिता जो हमें होते हैं, हमें आज जन्म दिए हैं और जिस जगह पर है उन्हीं के, ठीक है। और देखिए एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चे को हमेशा यही सीखते हैं कि बच्चा कभी, ठीक है, गिरे ना, आगे सफल हो, सफलता के लिए हमेशा करते हैं। खुद चाहे कुछ न करें लेकिन बच्चों के लिए बेहतर करते हैं, जितना उनसे हो सकता है, ठीक है, करते हैं। तो उनके कभी देखिए, बाकी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भगवान माता पिता को ही माना गया है, ठीक है, जो आपको ये इसे कह सकते हैं धरती पर हमें जन्म दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है और शिक्षा के साथ साथ जो हमारे संस्कार होते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दो समुद्री भागों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, स्थल संयोजक कहते हैं या जल डमरू मध्य की बात करेंगे? तो देखिए दो समुद्री भागों को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को, ये हम आपके प्रैक्टिस पेपर पे ये दोबारा प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। जी हाँ, 20 बार। अगर आपने उस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड किया होगा, अब मुझे इतना पता नहीं किस प्रैक्टिस पेपर में ये प्रश्न किया, ठीक है, किए थे, लेकिन ये प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। तो दो समुद्री भागों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। अब आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? मैग्नीशियम और विटामिन डी, लोहा और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी, लोहा और विटामिन ए। जी हाँ, किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? जी हाँ, दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि लोहा और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। जी हाँ, आयरन और विटामिन सी की जो है दूध में कमी पाई जाती है। दूध को एक संतुलित आहार नहीं मानते हैं, इसमें लोहा और विटामिन सी अर्थात आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। जबकि संतुलित आहार में सभी चीज़ें अनुपात में उपस्थित होती हैं, उसी को संतुलित आहार माना जाता है, बोला जाता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुलम, स्क्रब जंगल,
मैग्रो वन या पर्णपाती जंगल या टुंड्रा जंगल की बात करेंगे। तो कई बार जिक्र भी कर चुके हैं क्लास पर कि सुंदर वन के जंगलों को क्या कहा जाता है, मैग्रो वन की बात करेंगे। और समुद्री जो जंगल होता है उसे ही मैग्रो वन बोलते हैं। और सुंदर वन पश्चिम बंगाल की गंगा डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, इन्हें मैग्रो वन भी कहते हैं। यहाँ का सुंदरी वृक्ष गृह निर्माण एवं नौका निर्माण में प्रयुक्त आता है। प्रश्न आ सकता है, कहाँ के सुंदरी वृक्ष जो है गृह निर्माण एवं नौका निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं? सुंदर वन अर्थात पश्चिम बंगाल गंगा डेल्टा क्षेत्र की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है संक्रामक बीमारी है? मलेरिया है, क्षय रोग, टीबी हो गया, मिजल्स हो गया। अब नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि केवल ए है, केवल फर्स्ट सेकंड, केवल 2 हैं, या केवल 2 3 या केवल 3 है। देखिए यहाँ पे संक्रामक बीमारी की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जो क्षय रोग, टीबी है और मिजल्स है, ये क्या होते हैं? संक्रामक बीमारी है। ठीक है। देखिए संक्रामक बीमारी वे होती हैं जो दूषित हवा, पानी, पीड़ित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलती है। टीबी और मिजल्स ये संक्रामक बीमारी है। सभी कमेंट कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? वह आपका अनुच्छेद 16। जी हाँ, अनुच्छेद जो 16 होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत राज्य समाज के कमजोर व पिछड़े लोगों के लिए नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। सभी कमेंट कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का प्रावधान करता है? वह आपका है अनुच्छेद 16। जी हाँ, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन पर पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी रिट जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श दे, परम आदेश या प्रतिषेध या अधिकार वृक्षा की बात करें तो इनमें से ऐसी रिट जो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की जारी की जाती है वह कहलाता है प्रतिषेध। जी हाँ, प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इस रिट को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों के राहत सूची का विषय है संघ का, राज्य का, वैश्विक का, समवर्ती का? तो आप जानते हैं, कई बार जिक्र कर चुके हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत सूची का विषय है, यह राज्य का विषय हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, एकल स्थानांतरी यह आपका एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा, द्वितीय मतदान प्रक्रिया द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है, आप जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा चुना जाता है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल स्थानांतरणीय मतदान प्रणाली द्वारा चुना जाता है। 28वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, वैश्विक सूची का, समवर्ती सूची का? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला यह किस सूची का विषय है? आपके समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? भूगोल, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान, उपरोक्त सभी? तो आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है भूगोल विषय का, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान, इन तीनों विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए, इसलिए ये सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
और इस प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न का 30वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाए। देखिए पर्यावरण सभी होता है, हमारे चारों तरफ का आवरण, केवल मुख्य रूप से जलमंडल को अध्ययन करें, केवल मुख्य रूप से वायुमंडल का, केवल मुख्य रूप से स्थल मंडल का, ठीक है। तो केवल मुख्य रूप अगर दिया है तो वह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आपका प्रश्न पूछा गया है, सत्य नहीं है, तो यह हमारा पहला ही ऑप्शन सत्य नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी होता है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए, ये तीनों सही है। पहला ऑप्शन जो हमारा सत्य नहीं दिया गया है, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो 30 में से आप लोगों ने कितने यहाँ पे फीडबैक किए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक क्या है? जी हाँ, जरूर इस बार सिलेक्शन का झंडा गाड़ के ही आना है सभी प्यारे मित्र। जी हाँ, यहाँ पर मेरे से एक दृढ़ निश्चय बना लिए, दृढ़ संकल्प बना लीजिए, इस बार सिलेक्शन का झंडा गाड़ना है, एग्जाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है। और इस परिवार के सभी मित्र सिलेक्शन लाइए, इस परिवार के साथ साथ अपना नाम और इस यूट्यूब फैमिली का नाम रोशन कीजिए, शिक्षा ही प्रकाश कीजिए। जी हाँ, मैं आपके साथ जयसवाल सर, सभी मित्रों को शुभ रात्रि। जल्द मिलता हूँ आपके मॉर्निंग पर, अगली क्लास पर दुगनी एनर्जी के साथ आएंगे और सिलेक्शन लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि मित्रों।